बीएससी पार्ट सेकंड, गुड आफ्टरनून। अब आज आपको हम प्रावस्था नियम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको इससे पहले बता दिया है कि प्रावस्था किसे कहते हैं, घटक किसे कहते हैं, स्वतंत्र कोटियों की संख्या किसे कहते हैं। आज इनका प्रावस्था नियम को हम एक घटक तंत्र जल पर अप्लाई कर रहे हैं और आपको जल तंत्र का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ये चित्र है जल तंत्र का, इसमें स्केल नहीं होता है। इसमें आपका एक चित्र है जिसमें तीन वक्र हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी। ठीक है, इनके बीच के क्षेत्र हैं ओ ए सी, ओ बी सी और ओ ए बी के नीचे का क्षेत्र। इसमें दो टेम दिखाया गया है। इस चित्र में दो पॉइंट दिखाए गए हैं, एन जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कि पानी का क्वथनांक है, और दूसरा है एम जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है जो कि बर्फ़ का गलनांक है। अब इस जल तंत्र के इस चित्र को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें तीन वक्र होते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, जिसको आपको पहले बता दिया गया है। अब आज इनके बीच के क्षेत्रों के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बीच के क्षेत्रों को समझा रहे हैं। पहला क्षेत्र है हमारा वक्रों के बीच के क्षेत्र में, पहला क्षेत्र है ओ बी और ओ सी वक्रों के बीच का क्षेत्र। अगर आप ओ बी और ओ सी वक्र के बीच का क्षेत्र देखें तो इसमें केवल एक ही प्रावस्था है, जल। तो प्रावस्था की संख्या 1, घटक की संख्या 1, और अगर इसका नियम P + F = C + 2, तो 1 + F = 1 + 2 = तो F का मान आता है 2। अतः ये क्षेत्र अचर, ये क्षेत्र द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करता है। अतः इस क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर यदि हम तंत्र को पूर्णतया अभिव्यक्त करेंगे तो इसमें हमें ताप और दाब दोनों को निश्चित करना पड़ेगा। इसी प्रकार वक्र OC तथा OA के बीच का क्षेत्र, ये एक प्रावस्था बर्फ को बताता है। तो P का मान 1 है, C का मान 1 है। P + F = C + 2 से यह भी द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करता है। यदि हमें इस क्षेत्र में जल के आचरण का अध्ययन करना हो, कोई भी बिंदु लेंगे x, y, z, तो इसमें हमें ताप को भी निश्चित करना पड़ेगा और दाब को भी निश्चित करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम द्विचर तंत्र कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा क्षेत्र है हमारा OA तथा OB वक्रों के नीचे का क्षेत्र। तो इस नीचे के क्षेत्र में भी एक ही प्रावस्था है, वाष्प, जल है जो वाष्प के रूप में है, और इसमें भी प्रावस्था की संख्या 1, घटक की संख्या 1। तो P + F = C + 2 से ये बराबर होता है F = 2। अतः यह भी द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करता है। अब आता है पॉइंट O। O को हम कहते हैं त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों वक्र OB, OA और OC मिलते हैं। इस बिंदु पर हमारे पानी की तीनों प्रावस्थाओं का अस्तित्व होता है। यहाँ H2O सॉलिड, H2O लिक्विड और H2O गैस, तीनों जो हैं वो आपस में साम्य अवस्था में रहती हैं। और इनकी यदि प्रावस्थाओं की संख्या 3 है और घटक का मान 1 है, तो इसमें F का मान अगर हम P + F = C + 2 से निकालते हैं तो F का मान 0 आता है। 0 का मतलब होता है अचर तंत्र, जिसमें कि हम ताप और दाब को परिवर्तित नहीं कर सकते। त्रिक बिंदु एक निश्चित ताप और दाब पर होता है, जिसमें ताप का मान है 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब का मान है 4.58 मिलीमीटर। यदि आप इसमें से थोड़ा सा भी ताप बढ़ाएंगे तो एक प्रावस्था विलुप्त हो जाएगी, वो है ठोस बर्फ की। तो उसमें फिर द्रव और वाष्प रह जाएगा। और यदि आप इस पॉइंट से थोड़ा सा टेम्परेचर कम करेंगे तो आप वक्र में देखिए तो आप पे सिर्फ 2 प्रावस्थाएं रह जाएंगी, सॉलिड और वेपर, लिक्विड अवस्था हट जाएगी। तो त्रिक बिंदु वो होता है जो अचर बिंदु होता है, जिसपे कि तीनों प्रावस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्य में रहती हैं। अब आपको बताते हैं मित स्थायी साम्य और स्थायी साम्य। यदि आप सावधानी पूर्वक जल को ठंडा किया जाए तो कभी कभी बिना बर्फ प्राप्त किए हुए जल को उसके हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ठंडा करना संभव है। इस जल को हम अति शीतल जल कहते हैं, सुपर कूल्ड वाटर। इसे वक्र OD से दर्शाया गया है, जो कि वक्र BO
BO का बहिवेशन है। अगर BO को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें वक्र OD प्राप्त होगा। यह जल और वाष्प का मित स्थायी साम्य है। यह अस्थायी अवस्था है। यदि तंत्र में थोड़ा सा भी विक्षोभ हो तो तंत्र स्थायी अवस्था में स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। यदि बर्फ का छोटा सा टुकड़ा हम डाल दें तो बर्फ व जल का स्थायी साम्य स्थापित हो जाएगा और OD जो वक्र है वो हट जाएगा और ये OA में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मित स्थायी साम्य, जो कि स्थायी नहीं होता। सावधानी पूर्वक करने से हमारी एक अवस्था आ जाती है जिसे हम स्थायी साम्य कहते हैं। अब मित स्थायी साम्य और स्थायी साम्य में क्या अंतर है? मित स्थायी साम्य और स्थायी साम्य में सबसे मुख्य अंतर ये है कि मित स्थायी साम्य को हम सिर्फ एक ही दिशा से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि स्थायी साम्य को हम दोनों दिशाओं से प्राप्त कर सकते हैं। ये उदाहरण के साथ हम आपको बता रहे हैं। इसका मित स्थायी साम्य को केवल एक ही दिशा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के साथ बता रहे हैं, -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ। -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ एक स्थायी साम्यावस्था का उदाहरण है, क्योंकि इसे जल को ठंडा करके भी प्राप्त किया जा सकता है व किसी भी बर्फ़ को अगर हम गर्म करें, उसको मेल्ट करें, तो भी हम आपका इस साम्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है ये स्थायी साम्य, इसे हम दोनों डायरेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ़ को गर्म करके भी प्राप्त किया जा सकता है और जल को ठंडा कर भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। परंतु -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अति शीतल जल जो है वो एक मित स्थायी साम्य है, क्योंकि इसको हम एक ही दिशा से प्राप्त कर सकते हैं। इसको जल को धीरे धीरे ठंडा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु यदि हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो साधारण जल में परिवर्तित हो जाएगा, अति शीतल जल प्राप्त नहीं होगा। तो मित स्थायी साम्य को सिर्फ एक ही दिशा से प्राप्त कर सकते हैं, वो है कि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे एक रॉड की सहायता से चला के और ठंडा किया जाए कि वो बर्फ़ में परिवर्तित नहीं हो, तो हमें अति शीतल जल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मित स्थायी साम्य। इसके साथ आपका जल तंत्र हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया है। कल आपको हम पढ़ाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। तो अब आप ध्यान से पढ़ें, प्रावस्था और क्या है, प्रावस्था नियम क्या है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या क्या है और किस तरीके से हम किसी भी एक घटक तंत्र